हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ऑल्सो वी हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलती हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए बढ़ते कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ों को कवर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, अभी इकोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। कार्डिनल पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं, बजट लाइन को डिस्कस कर चुके हैं। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत ईजी थे लेकिन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो बारी आती है हमारे एक और नेक्स्ट टॉपिक की आती है जहाँ पे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगर वो वाला वीडियो आपने स्किप कर दो सबसे पहले जाके उसको देखिएगा, बिकॉज उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे बनता है, क्या उसके अजम्पशंस हैं, कैसा शेड्यूल रहता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बिकॉज उन्हीं सब चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने जो इंडिफरेंस कर्व का जो पूरा पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है किसी भी कंज्यूमर का जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं कि भाई जितना हमने पैसा लगाया उस हिसाब से हमें जो सामान मिला है, जो कमोडिटी मिली है, जो सर्विसेज मिली, दैट इज़ गुड। सो व्हाट वी आर सेइंग इज बेसिकली एक ऐसा लेवल जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमने निकाले हैं। जैसे कि कार्डिनल की बात करें तो कार्डिनल अप्रोच में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम कार्डिनल में न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू निकालते थे, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते थे, यूटिल्स का पूरा करते थे। रिमेंबर, पूरा हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी इन टू कमोडिटीज, वो क्या था, हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक्स के थ्रू सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। और इंडिफरेंस कर्व क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंक्स है, जहाँ पे कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंट, एक बार थोड़ा सोचिए। इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहा तो ये दे दो, कोई बात नहीं। तो न्यूट्रल है, दोनों में अगर चूज करने को मिला, वो ऐसा प्रेफरेंस देख रहा है जिसमें दोनों ही ठीक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको मैं क्या बोलूंगी कि वो क्या है, इनडिफरेंट है। हम लाइफ में भी इनडिफरेंट का बहुत यूज करते हैं। शी इज़ वेरी इनडिफरेंट, मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत न्यूट्रल है, अच्छा हो रहा बुरा, वो तो ऐसी बैठी रहती है। तो मैं क्या बोलूँ, शी इज़ इनडिफरेंट, चलेगा जैसा भी चल रहा है चल जाएगा, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इनडिफरेंट। लेकिन हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी हमने जो पढ़ी थी, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इनडिफरेंस कर्व की बात करूं, इसको सबसे पहले तो हम आईसी की तरह देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करता, इसकी प्रॉपर्टी है दैट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जस्ट अ सेकेंड, आई विल मेक इट अगेन। ठीक है, यहाँ पे एक्स बनाया, यहाँ पे वाई बनाया, ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और उसके ऊपर वाला कुछ इस तरीके से, इसकी नंबरिंग कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है स्टूडेंट्स, क्या है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है भाई, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। थर्ड हमारे पास है विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। will never touch x और y एक्सिस। ठीक है, और इन सब की फैमिलीज को, यानी इंडिफरेंस की फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिफरेंस मैप। सो बेसिकली IC1 प्लस IC2 प्लस IC3 इज इक्वल्स टू इंडिफरेंस
इंडिफरेंस कर्व। गॉट इट। तो एक क्विक रिवीजन हो गया कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कि सबसे पहले कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, और हमने ये पढ़ा कि कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा आईसी है, यहाँ पे देखो, जैसे कि एक आईसी का भी है, दूसरा ये है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऐसी क्यों हैं, क्या हैं, तो एक बार जाके सबसे पहले उस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों मैंने आपको एक बार क्विक रिवीजन दिया, बिकॉज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स आज, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसी को हम ऑर्डिनल भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक था आज का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसी को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। बोथ आर करेक्ट, फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही हैज डिराइव्ड मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन एंड डज नॉट वांट टू चेंज हिज कंजम्पशन लेवल। कि भैया वो खुश है, उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल गया कि अब इसके आगे मुझे खर्चा नहीं करना, बहुत अच्छे से सामान मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो लेवल क्या है हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर हैज मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम। देखो आपको याद रखना है, जब भी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, आपको बार बार ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन नॉट रिप्लेस इट विद सम अदर थिंग। ठीक है, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बार बार बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इट विद लिमिटेड इनकम। नेक्स्ट हमारे पास आता है, डज नॉट टेंड टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एग्जिस्टिंग। हम क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय द स्टडी ऑफ द इंडिफरेंस मैप एंड बजट टुगेदर। अभी ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करती हूँ हमारे पास, सो दीज आर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। अगर इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैप। सो बेसिकली इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दिस इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। और एक और कॉन्सेप्ट जिसका हम कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, दैट इज बजट लाइन। ठीक है, व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन आपकी अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, एक ऐसी लाइन जो इंडिकेट करती है कि भैया कितना खर्चा करने को रेडी हो एक लिमिटेड इनकम में, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को आप खरीद सकते हो। रिमेंबर, चाहे इंडिफरेंस कर्व हो या आपका बजट लाइन हो, ओके, फॉर बोथ द कैटेगरीज हम यहाँ पे सिर्फ दो ही गुड्स को कंसीडर करते हैं। फाइन, तो जितना भी हमारा कैलकुलेशन हो रहा है, जितने भी हमारे अजम्पशंस हो रहे हैं, हम हर चीज़ में सिर्फ दो कमोडिटीज़ को ही देख रहे हैं। तो इसलिए हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि क्या हमारा होने वाला है, कि कैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को मिला के हमारा कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना। सो वी गोइंग टू मिक्स बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम इंक्लूड करने वाले हैं। सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय द स्टडी ऑफ द इंडिफरेंस मैप एंड द बजट लाइन। इंडिफरेंस मैप क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कॉम्बिनेशन या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जैसे कि बजट लाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना, उसकी बंडल्स का कॉम्बिनेशन, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस मैप भी कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स का, जो इंडिकेट करते हैं कि भाई कौन सा जो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है अच्छा है। अब एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे पढ़ी थी इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होता है ना 1 2 3, तो इंडिकेट करता है जितना हायर हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा, जैसे कि ये वाला, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब इंडिफरेंस कर्व हायर है, मतलब ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज कर पा रहे हैं, ज़्यादा कमोडिटीज़ हम लोग सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं। ठीक है, अब दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम लोग साथ में जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तब हम पढ़ने वाले हैं द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फाइन, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले ऑफकोर्स देयर आर कंडीशंस। हमने अभी तक जितने भी पढ़ा है, जैसे कि सिंगल कमोडिटी में हमने पढ़ा था कि हमारा जो MUX होता है should be equal to the price, remember। वैसे ही हमने in the case of two commodities पढ़ा था। ठीक है, ये दो कंडीशंस पढ़ी थी। सिमिलरली इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है जिनको हमें फॉलो करना है। तो इसमें जो दो कंडीशंस है उसको सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। रिमेंबर, जब भी आप ऐसा कुछ लिख रहे हो, जैसे कि आप लिखोगे कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सबसे पहले पहली कंडीशन लिखो और फिर दूसरी कंडीशन लिखो, उसके बाद स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी ये कहती है दैट इज MR, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ऑफ बोथ द कमोडिटीज एंड X एंड Y इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ PX एंड PY। मतलब मैं बोल सकती हूँ
ठीक है, जो एम आर एस है इज इक्वल्स टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ कर्व, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? हमने इसको प्राइस रेशो की तरह पढ़ा है, ठीक है, किस में पढ़ा है हमने? एम आर ई में, ठीक है। तो एक बार आपको दो चीज़ें और क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि इन डिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और हमने बजट लाइन में क्या पढ़ा है? बजट लाइन में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, दैट इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन, दैट्स इट, फाइन। चलो, तो ये दोनों चीज़ों को हम लेने वाले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एम आर एस ऑफ टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। मतलब जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रही है ना, सब्स्टिट्यूट करके, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? प्राइस के। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा प्राइस के इक्वल होगी, तभी कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पे होने वाला है। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिखी है, फाइन। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन। चलो, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि पहले आपने अटेन कर लिया, पहली सिचुएशन आपने अटेन कर ली कि एम आर एक्स एक्स वाई जो है शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये दिस इज ए फर्स्ट कंडीशन। इस कंडीशन के बाद क्या होना चाहिए? सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि जो आपका एम आर एस है वो क्या होना चाहिए? डिमिनिशिंग होना चाहिए, गिरना चाहिए। रिमेंबर जब हम शेड्यूल्स भी पढ़ रहे थे, हमने डिफरेंट शेड्यूल्स पढ़े हैं ना, बजट लाइन के पढ़े हों चाहे इंडिफरेंस कर्व के पढ़े हो, हमने हमेशा देखा है कि पहले क्या होता है, पहले दो कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहता है? इज ग्रेटर देन पी। उसके बाद हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू पी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन पी। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं? कस्टमर के लिए प्रेफरेबल होती है कि इसमें वो परचेज करने को रेडी है, अपने मनी स्पेंड करने को रेडी है। और ये वाले पॉइंट को तो हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कैसा पॉइंट? जहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है और एमयू हमारा कम होने लगता है। तो सिमिलरली यही दो कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस है? अगेन जस्ट अ रिपीट, एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइस रेशो भी बोल सकते हैं, या इसको मैं एम आर ई भी बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? इसके बाद क्या हो जाना चाहिए कि जो मेरा एम आर एस है वो फॉल करना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी क्या होगा कि मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का जो कॉम्बिनेशन है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू जो हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हम बोल सकते हैं कि कस्टमर इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाला ग्राफ गिवन है, फाइन। ये सबसे पहले आप बनाओगे बजट लाइन। बजट लाइन हम सभी को पता है कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हम लोग कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं इंडिफरेंस मैप का। मैप क्या होता है? इट इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहले आप कोई भी तीन ऐसे बना दो। तो सबसे पहले देखो कि एक तो बिल्कुल आपका ऑन द उस पे होगा, एक आपका बिल्कुल हवा में होने वाला है, और एक आपका होने वाला है यहाँ। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व में कि जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हमारा हायर होगा, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये पढ़ा है हमने। लेकिन इसमें क्या आ जाता है? बजट लाइन। और मैंने क्या बोला, जब भी बजट लाइन आ रहा है तो भैया हमारे हाथ में मुट्ठी बंधने वाली। क्यों? बिकॉज बजट लाइन इज अ लिमिटेशन, कि जितनी आपके पास इनकम है उसमें ही सबसे बेहतरीन खरीद के दिखाइए, उसके आगे का सपना मत देखिए। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व यानी इंडिफरेंस नंबर 3, एक बार मार्क कर देती हूँ, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो जो 3 वाला है इसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम अभी अचीव नहीं कर सकते, ये अनअटेनेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना बजट ही नहीं है। तो हम बजट कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं? जब तक ये लाइन तक हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इससे कम है, इससे या इसके बराबर है, जब तक ही मैं खर्च कर सकती हूँ। इसके आगे गया तो मैं खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास भैया है ही नहीं पैसे, तो कहाँ से खरीदेंगे? तो ये वाला जो हमारे पास थर्ड वाला जो है ना स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा अनअटेनेबल रहेगा, मतलब इसको अभी मैं अचीव नहीं कर सकती। तो मेरा कंज्यूमर जो है अभी किस चीज़ों में भटकने वाला है? अभी इन दो में सिचुएशन में भटकने वाला है। अब दो सिचुएशंस को देखो कि अगर मैं बजट लाइन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, ये आपने बजट लाइन बनाया। उसके बाद
एक आपने कर्व ऐसा बनाया जिसको हमने नाम दिया IC1, फिर आपको कर्व एक ऐसा बनाना है जो यहाँ पे टच कर रहा हो स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर एक ऐसा। तो मैंने क्या बोला, ये जो हमारा इनडिफरेंस कर्व नंबर 3 है इसको तो आप इग्नोर करो क्योंकि बजट लाइन के बहुत आगे है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच मनी कि हम इतना खरीद पाएँ या इसमें बिल्कुल भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद पाएँ। हमारी लिमिटेशन ग्रीन लाइन तक ही है। ग्रीन लाइन क्या है, हमारी बजट लाइन। अब हम आते हैं हमारे ये वाले पॉइंट पे, ये जो हमारे हैं, अब देखो ये तो इसको सिर्फ यहीं कट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, ये यहाँ पे भी कट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हाँ, यहाँ पे एक बार बजट के आगे हम आ तो गए थे, जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल है, तभी वो यहाँ पे कट किया। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा MRS था वो डाउनफॉल नहीं हुआ, MRS मेरा बढ़ गया, तभी तो फिर से मैं लाइन पे इधर आ गई। तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा कर्व चलना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ दिस वन, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे एक पॉइंट पे उसको कट करे और बाकी ये दोनों जो आपकी चीज़ें हैं ये होनी चाहिए बाहर बजट लाइन के, तभी जो आपका कर्व है एकदम सही बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका आप देखो कैसे बनाना है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप दो कंडीशंस मेंशन करोगे। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि MRX जो है हमारा MRS है, सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे दो कंडीशंस। सबसे पहले हमारे पास आएगा MRS XY इज इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY, फाइन। नेक्स्ट जो आप पॉइंट लिखोगे वो होने वाला है कि इसके बाद जो हमारा MRS है वो फॉल होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद आप बनाओगे इस साइड पर ग्राफ। तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे बजट लाइन बनाइए। उसके बाद एक कर्व ऐसा बनाना है, फिर एक दो जगह कट कराओ, एक ऐसा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट इन योर एग्जामिनेशंस। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट। So the consumer's equilibrium under the indifference curve theory must meet the following two conditions. पहली condition क्या है कि MRX is equals to the ratio of prices, that is PX upon PY. इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, MRE या प्राइस रेशो। बार बार मैं क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास let the two goods be X and Y. The first condition is that MRX should be equal to PX upon PY. अगर MRS जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन PX एंड PY, उस कंडीशन में बोल सकते हो कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्च करने को रेडी है। क्यों? बिकॉज उसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसके पास यूटिलिटी एक तरीके से ज़्यादा आ रही है। फाइन। सो इट मीन्स दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ X द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ Y एज कम्पेयर टू वॉट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट. It indicates that the customer to buy more of X. As a result, MRS falls and continues to fall till it becomes equal to the ratio of prices and the equilibrium is established. Fine? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी where MRS XY is less than the price ratio. उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि it means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less units of Y as compared to what is required in the market. It indulges that the customer or consumer to buy less of X and more of Y. As a result, MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices and the equilibrium is established. Now, how you have to attend this whole question? सबसे पहले दो कंडीशंस आप लिखेंगे जो अभी हमने डिस्कस करी। उसके बाद आप बताओगे तीन सिनेरियोज कौन कौन से हैं जहाँ पे MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। पहला सिचुएशन, उसको फिर आप एटलीस्ट दो लाइन्स में एक्सप्लेन करो। फिर सेकेंड सिचुएशन आप लोगे जिसमें आप बताओगे कि MRS XY जो है इज इक्वल्स टू PX एंड PY। अगेन पूरी इसकी दो लाइन में आपको कहानी बतानी है। फिर थर्ड आप लीजिए जिसमें हम MRX XY जो है इस लेस देन प्राइस रेशो। आपको बताना है कि प्राइस रेशो को हम MRE भी बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको लिखना है। बिकॉज ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, ग्राफ, शेड्यूल्स, डायग्राम्स, एवरीथिंग, प्लस आपके रीजंस, इसकी प्रॉपर्टीज़, हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी है ताकि कोई भी मार्क्स कटने का कोई भी झंझट रहेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? यू हैव टू मेंशन टू कंडीशंस। फाइन। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अभी इतना समझ आया पहले?
हमने कंप्लीट कर दिया ये वाला पोर्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन किसका है, इंडिफरेंस मैप का। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्लस इसमें क्या आ जाएगा, बजट लाइन आ जाएगी। तो दोनों का आपको पहले ग्राफ बनाना है, 2 कंडीशंस मेंशन करनी है जो थी, जो प्रॉपर कंडीशंस है, प्लस आपको 3 सिनेरियोज बताने कि कौन कौन से स्टेजेस आ सकते हैं और किस स्टेज पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर रहेगा। दैट्स इट, बस इतना ही समझाना है और कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज अजम्पशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइन, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है अभी तक, ठीक है। ये जो मैं आज अभी आपको पढ़ा रही हूँ ये हो सकता है कि किसी आपके यूनिट्स में, जैसे कि इफ आई रिमेंबर इन संदीप गर्ग, ये वाला टॉपिक जो है आपका 2nd चैप्टर है ना, 3rd आपका डिमांड है और 4th चैप्टर आई थिंक आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में डिफरेंट टॉपिक्स की तरह इसको गिवन है, टीआरएस एंड वीकेओआरई में डिफरेंट टॉपिक्स की गिवन है, लेकिन कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी मैंने क्या फिनिश किया है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे आता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू हमने इसको देख लिया है, इंडिफरेंस कर्व को देख लिया है, बजट लाइन को देख लिया है। ये 4 मेजर टॉपिक्स, लॉ ऑफ डीएमयू भी हमने देख चुका है और साथ में इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी देख लिए। तो ऑफिशियली मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स, हमने जो उसका चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वी विल फिनिश इट टुडे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड के बारे में। अब ये एनसीईआरटी में ना इंक्लूडेड है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ही, तो हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 2 की तरह ही कंटिन्यू हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है ना, उसमें बिल्कुल दिमाग लगाना है। आपको सर्च करना है, आपका चैप्टर नंबर 3 डिमांड है, आप सिंपली डालिए डिमांड टॉपिक, आपके पास वीडियो आ जाएगा, आप उसको देखिए, दैट्स इट, है ना। तो आज एक तरीके से मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला पार्ट को फिनिश कर दूंगी और नेक्स्ट लेसन में जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है वो आपका यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर बुक, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपको सिर्फ टॉपिक सर्च करना है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली इंडिफरेंस कब समझ आया। अब हमारी बारी आती है कि एक तरीके से समराइज करें, भैया हमने 2 तरीके की यूटिलिटी पढ़ी, इतना सारा हमने माता बच्ची करी, इतनी सारी चीज़ों को समझा, इंडिफरेंस का, बजट लाइन, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसका जो आने के चांसेस यूजुअली कम रहते हैं, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें माइक्रो मैक्रो के आ जाता है कई बार, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डिफरेंस आ जाता है, फिर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंस बिटवीन है, मूवमेंट अलॉन्ग एंड शिफ्ट इन डिमांड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कई बार कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का नंबर नहीं लगता एग्जामिनेशन में, लेकिन अगेन मैंने बोला है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इनका भी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, तो इसलिए स्किप मत करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना है। तो अगर मैं कार्डिनल यूटिलिटी की बात करूँ, सो कार्डिनल यूटिलिटी का पहले तो आपको याद रखना है कि इट इज़ इन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, नंबर्स की, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रैंक्स की। क्या होता है एग्जामिनेशन में सारे पॉइंट्स एकदम से दिमाग में नहीं आते, लेकिन एक कोई वर्ड या कीवर्ड दिमाग में आ जाता है ना, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि कई बार मुझे ऑर्डिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन याद रहती है, पर मुझे पता है ठीक है रैंक की बात हो रही है, उसमें इंडिफरेंस कर्व भी आ रहा है, तो मुझे ऐसे करके बस खटाक से सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वहीं पर मैं कार्डिनल का याद रखती हूँ कि ठीक है कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में देख रहे हैं, यूटिल्स की बात करने वाले, सिंगल और 2 कमोडिटी का अलग अलग हमने पढ़ा था, तो बहुत जल्दी आपको ना रिवाइज हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ऐसे कीवर्ड्स अपने कॉपीज़ में आप लिखा करो। डन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्डिनल यूटिलिटी का, अगर हम बात करूं, बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन रिसोर्स इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अटेन करते हैं और निकालते हैं पूरी उसकी वैल्यू। वहीं पे जब मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज नॉट मेजरेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यू, हम इस किस में करते हैं, रैंक्स में, ठीक है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, न्यूमेरिकल टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम रैंक्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल तरीके का अप्रोच है, तो ये क्वांटिटेटिव होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये लेस रियलिस्टिक है और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। फाइन, इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी एनालिसिस, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इट इज़ डेवलप्ड बाय मार्शल एंड रॉबर्टसन, इट इज़ डेवलप्ड बाय एलन एंड हिक्स, ठीक है। एक बार इसका जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रिमेंबर कार्डिनल जो है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच है और ऑर्डिनल हमारा क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम रैंक्स वगैरह देके चीज़ों को कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। रैंक कैसे है कि अगर आइसक्रीम और चॉकलेट है, मैंने दोनों खाई, तो मैं पूछ रही हूँ कि भाई, अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि बताओ दोनों में से कौन सी देखो बेटर लगी, तो मैंने बोला कि दोनों ही बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ चॉकलेट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं चॉकलेट को नंबर 1 दूंगी और सेकंड प्रायोरिटी दूंगी आइसक्रीम को। तो मैंने यहाँ पर रैंक के बेसिस से अपना एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को बताने की कोशिश करी कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद आया है। डन।
समझ आया? सारी चीज़ें क्लियर हुई? इसका स्क्रीनशॉट लिया? एक बार इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? देखो इनके नाम आपको याद रखने, जैसे कि अभी तो इसमें दिया है मैंने डिफरेंस बिटवीन है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ठीक है। आपको बता दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कार्डिनल यूटिलिटी। अब उसमें आपको एलन का भी नाम दे दिया, हिग्स का भी नाम दे दिया, मार्शल का नाम दे दिया, ठीक है। एक हमने दे दिया कार्ल पियर्सन्स का। अब बताओ कौन सा सही है। तो इसलिए आपको ना ये सारी चीज़ों को जो होते हैं ना, ये 1 मार्क्स वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये 1 मार्क्स ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आप फेल भी 1 मार्क्स से हो जाते हो, पास भी 1 मार्क्स से हो जाते हो, तो 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। पर इससे कोई सिचुएशन आने नहीं वाली कि तुम लोग एकदम बाउंड्री राउंड पे पास हो। यू विल स्कोर रियली गुड एंड पास विद फ्लाइंग कलर्स, आई नो दैट। लेकिन जस्ट इन केस यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, स्पेशली 11th और 12th में। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 10th तक इतना अच्छा पढ़ते थे, लेकिन 11th और 12th में कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि 11th 12th 10th जैसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे आपको एक तरीके से आपने जो पढ़ा है ना चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, उसको आप कैसे अप्लाई करोगे सिचुएशंस पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या चलेगा, आपका दिमाग। और दिमाग चलाने के लिए ना उसको रोज़ चलाना पड़ेगा। एकदम से आके तो बिल्कुल जादूगरी नहीं हो जाएगी कि दिमाग चलने लग जाए, ठीक है। और जो तुम लोग बात करते हैं तुक्का लग जाए, जय माता दी तुक्का लग जाए, वो भी तुक्का नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए भी ना अकल लगती है। कैसे? एलिमिनेट करने में कि ठीक है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इन दोनों में से मैं चूज़ करता हूँ कि क्या सही हो सकता है। तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो दिमाग को तो आपको अपने सही सिखाने पे लगाना पड़ेगा, उसको यूज़ पे लाना पड़ेगा एटलीस्ट ये 2 साल तो 11th 12th में, बिकॉज ये दीज ईयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल आपके आखिरी साल हैं स्टडीज़ के, है ना, आपके स्कूल लेवल के आखिरी साल हैं, लेकिन आपको रिमेंबर रखना है। ऑफकोर्स मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि ये आपका सिंगल पीस ऑफ पेपर विल डिफाइन योर फ्यूचर, डेफिनेटली नॉट, है ना। यू डोंट नो कि आपको लाइफ कहाँ लेके जाएगी, बट क्योंकि अब आप 11th 12th आपको बोर्ड्स देने ही है ना, देने तो पड़ेंगे ही, उससे तो स्किप कर नहीं सकते। तो अपना 100% एफर्ट देख के करो ना। काहे को फालतू में चिंता करनी है, क्यों लटकना है, क्यों आपको सिर्फ ऐसा काम चलाओ काम करना है। गिव योर 100%, ठीक है। अगर आपको 50% लाना ही 100% है तो आप वो भी दो, लेकिन गिव योर 100%, कि आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में जाके यार थोड़ा पढ़ लेता, ठीक है। दैट्स इट। आपको लगना चाहिए ठीक है 12th का एक चैलेंज है मेरे पास कि मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। अच्छे नंबर क्या होते हैं? अच्छे नंबर सबके लिए अलग होते हैं। किसी के लिए 90 भी अच्छे नहीं होते और किसी के लिए 70 भी अच्छे होते हैं, किसी के लिए 60 भी अच्छे होते हैं, कंपेयर टू इट्स जर्नी, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। ईच स्टूडेंट इज़ यूनिक। तो मैं कह ही नहीं रही किसी को कि स्कोर 95%, आप अपना दो, बेस्ट दो, और क्या पता कि आप स्कोर कर लो, बिकॉज ये आपको भी नहीं पता कि आपकी पोटेंशियल क्या है। सो रिमेंबर यू हैव टू गिव योर 100%। सारी क्लासेस को आपको अटेंड करना है और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करें, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह उसको भी हम कंप्लीट करते चले जाएंगे टाइम से। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। आई एम देयर फॉर यू। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए। काफ़ी बुक्स वगैरह के डाउट्स पूछते रहते हैं। मैं आने वाले, देखो आप वीडियोस देखते रहेंगे, उसमें मैं सारे आपके आंसर्स को एक तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए पेशेंस के साथ, है ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई वीडियो बहुत लॉन्ग है तो रेदर देन स्किपिंग आप उसको 1.5x पे देखो, लेकिन उसको पूरा देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है। कई बार क्या होता है हम सोचते कुछ और है, उसका एप्लीकेशन ही निकल रहा, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि इसमें इतने सारे अजम्पशंस हैं। तो एंड मोमेंट पे घबराना और किसी एक सब्जेक्ट के चक्कर में हमारा मार्क्स जाना, उससे बेटर है कि हम थोड़ा मेहनत कर लें, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा रेगुलर हो जाएं, हमारी सिचुएशन को बेटर कर लें। रिमेंबर, आई एम विद यू गाइज, डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज अ जर्नी एंड वी आर गोइंग टू एक्सेल इट, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू। सभी को ये सारी चीज़ समझ आई। हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल का समझ लिया है स्टूडेंट्स। एक तरीके से हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म कर लिया है। अब हम डिमांड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, प्लस साथ में थोड़ी बहुत मोटिवेशन वगैरह भी, बिकॉज चाहिए रहती है लाइफ में, मोटिवेशन इज नीडेड। होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो। कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स, कोई भी तरीका आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, यू वांट टू इंक्लूड समथिंग एल्स, प्लीज़ डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वंस अगेन मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सारी चीज़ें कवर की जाती है। सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ें मिलेंगी, एवरी सब्जेक्ट ईच कोर्स डिटेल में। प्लस अगर मैं बात करूँ, वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ई नोट्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, वहाँ पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, यू हैव टू फॉलो अस एवरीवेयर ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। वंस अगेन सिर्फ सीबीएसई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा ऐप और वेबसाइट को भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो, वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।